कि एक सिटिंग विधायक का टिकट काटा गया और अरुण साहू को टिकट दिया गया, ये कैसे हुआ? गया था और मुझे बोला गया था कि एक बार आप बैठ जाइए। राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई थी उस दौरान जब आप दिल्ली में नहीं तो सिटिंग सीट को नहीं बदला जाता है कांग्रेस पार्टी में, आप लोग खुद जानते हैं। कभी मनोज यादव जी रह रहे हैं, कभी अकेला यादव जी रह रहे हैं, फिर पार्टी बदल के कभी मनोज यादव जी बीजेपी में चल जा रहे हैं, अकेला जी कांग्रेस में आ जा रहे हैं, फिर पार्टी बदल के समाजवादी में चल जा रहे हैं। पब्लिक और जनता का जो मांग था, ये दोनों को हटा के तीसरा कोई कैंडिडेट बाजार में आना चाहिए। जनता को लगा कि ये 5 साल में कुछ कर नहीं पाया और उम्र भी इसका हो गया है। अच्छा अरुण जी, एक इसमें चीज देखने को मिला, जब टिकट आपको मिल गया तो अकेला जी की तरफ से एक बयान आता है कि खरीद बिक्री टिकट में हुआ, 2 करोड़ रुपए तक की बात कही। स्वर्गीय तिलेश्वर साहू जी, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो अगर पिताजी रहते उस समय तो निश्चित यहाँ के एमएलए रहते। पिताजी की कौन सी सीख आपको याद आती है? आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है या फिर अभी जो समाजवादी पार्टी से, जो आपके कांग्रेस में ही साथी थे, जो अब आपके विपक्ष में, किससे लड़ाई है आपकी? कभी अकेला जी, कभी मनोज जी तो कभी अकेला जी। अल्टी पल्टी वाला जो सिस्टम चल रहा है उससे जनता पूरा नाराज है। बाकी जगह भी तो फ्लाईओवर जीटी रोड में बन रहा है, सब जगह कंप्लीट है, केवल बरही विधानसभा में क्यों ऐसा है? टिकट मिलने के बाद जब पहली बार माता जी के सामने आप आए या फिर फोन पर बात हुई, भावुक भरा पल था वो क्या? जिस बड़ी विधानसभा में मेरे पति खोए, उस वहाँ की जनता उनके बेटे को बुला रही है और जनता की आवाज़ में उनको टिकट मिल रहा है, तो बहुत बड़ा भावुक का पल था। मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा टिकट तो मिल गया है और तुम जीतोगे, हमको आशीर्वाद भी दिए और बोले कि बरी की जनता के साथ कभी धोखा मत देना। तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पर अवैध धंधा हुआ, मतलब गाय तस्करी से लेके आपका अफीम तस्करी, गांजा तस्करी, दारू का तस्करी, बिहार पार्सल होता था। देखिए, फिलहाल हम बरही विधानसभा में हैं, चुनाव को लेकर घमासान है और घमासान शायद इसलिए भी है कि जो टिकट कांग्रेस का मिला है वो हमारे सामने बैठे हैं और आपको ये बताना चाहेंगे ये टिकट इनको यहाँ के सिटिंग विधायक को काटने के बाद मिला है। अरुण साहू जी हमारे साथ हैं। उमा शंकर अकेला कांग्रेस के हुआ करते थे, जो अब समाजवादी पार्टी के हो गए हैं, साइकिल पर सवार हो गए हैं। अब जो बरही की जनता है वो सोच रही है कि भाई अब क्या किया जाए, किसके साथ जाया जाए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, पूरा बरही क्या, तमाम लोग जो बरही को देखते हैं पूरे झारखंड में, ये समझना चाहते होंगे कि एक सिटिंग विधायक का टिकट काटा गया और अरुण साहू को टिकट दिया गया, ये कैसे हुआ? देखिए, ये आला कमान का फैसला है। 2019 का चुनाव में पार्टी हम लोग ज्वाइन किए थे, उसमें मेरे ज्वाइन के बाद अकेला जी ज्वाइन किए और पार्टी उनको उम्र को देखते हुए कि एक बार लास्ट इनको टिकट दे दिया जाए, इस टाइप का मोमेंट में उनको टिकट दे दिया गया था और मुझे बोला गया था कि एक बार आप बैठ जाइए। तो पार्टी का हम लोग बात को रखते हुए हम लोग बैठ गए थे और समर्थन दिए थे उमाशंकर अकेला को कि चलो एक बार भरोसा करके देखते हैं कि ये जनता के लिए क्या करता है। लेकिन इनका जो 5 साल का शासनकाल रहा, ये जनता को शोषण करने वाला ही इनका कार्यकाल रहा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इनके विधायक काल में जनता ने इसे नकारने का काम किया है। अगर आप यहाँ पर बगल में पानी टंकी देखिएगा, बरही चौक में 10 साल हो गया है। मनोज यादव जी जब विधायक थे उसमें शुरू हुआ था, अकेला यादव जी का भी कार्यकाल खत्म हो गया, तब भी अभी बनिए रहा है, अभी पाइपलाइन लगी रहा है। तो कितना साल मौका मिले एक आदमी को? 30 साल करीब हमको लगता है दोनों का शासनकाल रहा। लगातार कभी मनोज यादव जी रह रहे हैं, कभी अकेला यादव जी रह रहे हैं, फिर पार्टी बदल के कभी मनोज यादव जी बीजेपी में चल जा रहे हैं, अकेला जी कांग्रेस में आ जा रहे हैं, फिर पार्टी बदल के समाजवादी में चल जा रहे हैं। लगातार ये लोग का काम ही रहा है पार्टी चेंज करने का। और साथ में एक ये भी रहा है कि इस बार हम काम कुछ नहीं कर पाए हैं, तो इस बार मनोज यादव को अब जिता दीजिए, अगला बार मनोज यादव जी कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर हमको जिता दीजिए। इस टाइप का यहाँ पर मूवमेंट है लगातार हम लोग जो क्षेत्र में देखने को मिलता है। और पब्लिक और जनता का जो मांग था, ये दोनों को हटा के तीसरा कोई कैंडिडेट बाजार में आना चाहिए। और यही चीज़ जो जनता की आवाज़ थी, उसको माननीय हम लोग के नेता राहुल गांधी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, सोनिया गांधी और हमारे प्रभारी मीर साहब
हमारे अध्यक्ष केशव कमलेश महतो जी, हमारे सीएलपी लीडर रामेश्वर उरांव जी, सारे कोई ने जो सर्वे में रिपोर्ट आया उसके आधार पर मेरे ऊपर में भरोसा करने का काम किए और मुझे एक नौजवान को यहाँ पर टिकट देकर कैंडिडेट बनाने का काम किए। और जिस तरह मेरे ऊपर में पार्टी भरोसा की है, उस भरोसा को मैं जनता का सेवा करके पूरा करने का काम करूंगा। राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई थी उस दौरान जब आप दिल्ली में शायद गए हुए भी थे आप? नहीं, राहुल गांधी जी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन जो मेरा फीडबैक था यहाँ का, जनता का जो फीडबैक था, वो सारा चीज उनका टेबल में था। सर्वे रिपोर्ट था, 2-3 गो सर्वे हुआ, स्क्रीनिंग कमेटी आई, यहाँ पर प्रभारी भी नियुक्त, मतलब क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया। सारा रिपोर्ट में इनका नेगेटिव रिपोर्ट आया। और पॉजिटिव हर जगह थे? हर जगह पॉजिटिव थे। हम लोग जनता के बीच में लगातार थे। एनजीओ के माध्यम से हम लोग पिताजी सहित तिलेश्वर साहू के नाम से हम लोग एक यहाँ पर ट्रस्ट बनाए हुए थे, तिलेश्वर साहू सेना के नाम से, उनके थ्रू भी हम लोग काम कर रहे थे। पार्टी के लिए भी लगातार हम लोग क्षेत्र में थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पार्टी मेरे ऊपर में भरोसा करने का काम किए। और ये पार्टी जनता की आवाज़ में, नहीं तो सिटिंग सीट को नहीं बदला जाता है कांग्रेस पार्टी में, आप लोग खुद जानते हैं। लेकिन जनता को लगा कि ये 5 साल में कुछ कर नहीं पाया और उम्र भी इसका हो गया है, तो दोबारा इसको मौका देना बेईमानी होगी जनता के साथ। इसलिए एक नौजवान के ऊपर में भरोसा करने का काम किया पार्टी, और पार्टी जनता की आवाज़ में ये काम की। अच्छा अरुण जी, एक इसमें चीज देखने को मिला, जब टिकट आपको मिल गया तो अकेला जी की तरफ से एक बयान आता है कि खरीद बिक्री टिकट में हुआ, 2 करोड़ रुपए तक की बात कही गई, और उसके बाद ये हुआ कि भाई कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया और पूछा है कि आप सबूत दीजिए। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या इसमें देखिए, हम बहुत ज्यादा चीज नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन वो 2-2, 3-3 बार के विधायक हैं और हम लोग तो कुछ नहीं है। मेरा से ज्यादा पैसा उनके पास है। उनके शासनकाल में बहुत सारा चीज यहाँ पर अवैध धंधा हुआ, मतलब गाय तस्करी से लेके आपका अफीम तस्करी, गांजा तस्करी, दारू का तस्करी, बिहार पार्सल होता था। लगातार आप लोग भी प्रेस मीडिया के माध्यम से आप लोग अगर बड़ी क्षेत्र में नजर बनाए हुए थे तो आप लोग सारे लोग को मालूम चलता था होगा। तो इन सब बहुत सारे मुद्दे थे। तो निराधार है सारी बातें एकदम। अगर वैसा बात रहता तो कांग्रेस की भी बदनामी हुई ना कि टिकट जो है पैसे से दिया जाता है। अगर पैसे से दिया जाता तो अकेला यादव को ही टिकट मिलता। अच्छा, ये आपका आरोप है? एकदम आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। एकदम। जैसा आप युवा भी हैं और बड़ी विधानसभा को देखेंगे तो मतलब लोगों के पास जब जा रहे हैं आप मिलने के लिए, भी तो शुरुआत ही हुआ है, तो किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? लोग क्या कह रहे हैं? युवाओं, जब हम विधानसभा क्षेत्र के गांव में जा रहे हैं तो यही चीज कहना है कि हम लोग इन दोनों से उब गए हैं। कोई नया चेहरा चाहिए, और पार्टी आपको टिकट देके मान सम्मान देने का काम की है, तो हम लोग भी आपको चुनाव जीता कर मान सम्मान देने का काम करेंगे। और जनता मेरे लिए चुनाव लड़ रही है, हम केवल खड़ा हैं। थोड़ा एक और हम एक ऐसे पहलू पर आना चाहेंगे, और इनके जीवन में वो जो हादसा था वो हम तमाम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे। 8 मार्च 2014 का वो दिन था जब इनके पिताजी तिलेश्वर साहू जी, स्वर्गीय तिलेश्वर साहू जी, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन में जो उतार चढ़ाव तो बात की बात है, जो आपके ऊपर बीती है, जिस तरीके से अपने आप को संभाला, अपने परिवार को संभाला, शायद माँ ही संभाल रही थी सारी चीजों को, आपकी उम्र भी उतनी मैच्योर्ड नहीं थी, तो वो दिन आज याद आता है जब आप इस मुहाने पर खड़े हैं जहां आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो पिताजी सोच रहे थे, जो पिताजी करना चाह रहे हैं। एकदम। पिताजी यहाँ पर जनता का विकास करने का काम कर रहे थे, और वो यहाँ पर चाहते थे कि चुनाव जीतकर पूरा बड़ी विधानसभा को झारखंड में नंबर 1 विधानसभा बनाने का काम करना चाह रहे थे। युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते थे। महिलाओं को बराबर, महिला का सम्मेलन पिताजी यहाँ पर करते थे और महिलाओं को घर से बाहर निकालने का काम करते थे। इस क्षेत्र में पिताजी का ये रोल रहा कि महिला मंडल के थ्रू सारे लोगों को, महिलाओं को घर से बाहर निकालकर एकजुट करने का काम किया। उन लोगों को स्वावलंबन, आत्मनिर्भर कैसे बने, इसके लिए काम करने लगे, और युवाओं को रोजगार कैसे मिले उसके लिए रोड मैप बनाने लगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए पब्लिक का जो रुझान था कि ऑटोमेटिक मूव हो चुका था उस समय भी। और अगर पिताजी रहते उस समय तो निश्चित यहाँ के एमएलए रहते, और इसी डर से यहाँ के असामाजिक तत्व ने उनका हत्या कराने का काम किया, और हत्या कराकर यहाँ का विकास का जो रूपरेखा बना हुआ था उसको खत्म करने का काम किया। लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे, और मेरा मम्मी को हम लोग जनता का बीच में उतारे उस समय,
विपरीत परिस्थिति में भी हम लोग यहाँ पर लड़े और यहाँ के बरही के सम्मानित जनता 40,000 वोट देकर उनको मान सम्मान देने का काम किए। उसके बाद भी हम लोग लगातार क्षेत्र में लगे रहे। एनजीओ के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग लगातार इस क्षेत्र में काम करते रहे और इसी का देन रहा कि आज हमको यहाँ पर बरही विधानसभा से कैंडिडेट बनाने का मौका मिला। और जो पिताजी के जो हत्यारे थे, षड्यंत्रकारी थे, उनको सजा हुई है, लेकिन उस सजा से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और जनता की अदालत में हम लोग जाना चाहते हैं कि एक बार आप पिताजी जो यहाँ से जीत के एमएलए बन के यहाँ का विकास का काम करना चाहते थे, उसको देखते हुए आप लोग एक बार मुझे जिताने का काम कीजिए और मुझे मान सम्मान देने का काम कीजिए और मुझे न्याय दिलाने का काम कीजिए, ताकि आप लोगों के बीच में मैं विकास का गंगा बहाने का काम करूंगा और पूरे झारखंड में बरही विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा बनाने का काम करूंगा। आज इस दहलीज पर आप खड़े हैं जहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो पिताजी की कौन सी सीख आपको याद आती है जो सबसे ज्यादा आप मिस करते हैं या फिर खलता है वो चीज? देखिए, पिताजी हर समय जनता के बीच में ऐसे खोए रहते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था कि उनका रांची में एक बेटा है, दो बेटा है, एक बेटी है, एक वाइफ है, एक माँ है। वो सारा दिन बरही में ही रहते थे। हमको लगता महीना में 1 आध दिन मुश्किल से आते थे, तो हम लोग बराबर उनको बोलते थे कि कभी हम लोग को भी टाइम दीजिए। लेकिन जिस टाइप का मूवमेंट था, पब्लिक का मान सम्मान था, प्यार था, वो जब हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोग को पता चला कि कितना मान सम्मान यहाँ पर मिलता है और क्यों यहाँ से पिताजी नहीं गए और यहाँ घर बना के बस गए। तो लगता है कि इस बार जनता जो है उस पल का, उस दिन का कहीं ना कहीं चुनाव के जरिए उसका जवाब देगी। हमको लगता है कि हमको जनता न्याय देगी, एकदम हमको पूरा भरोसा है। आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है या फिर अभी जो समाजवादी पार्टी से, जो आपके कांग्रेस में ही साथी थे, जो अब आपके विपक्ष में, किससे लड़ाई है आपकी? मेरा लड़ाई इन दोनों से है। जो बरही को ये लोग गर्त में ले जाने का काम किया है, कभी अकेला जी, कभी मनोज जी, कभी मनोज जी तो कभी अकेला जी, अल्टी पल्टी वाला जो सिस्टम चल रहा है उससे जनता पूरा नाराज है। इसलिए हम लोग का लड़ाई दोनों से रहेगा। अगर अब पीने के पानी की अभी बात कर रहे थे, जो बरही चौक पर थे, तो स्थिति ये है कि लोग कह रहे हैं कि बिस्लेरी का बोतल खरीद कर लोग नहा रहे थे। एकदम। तो क्या ये सच्चाई वाकई में इस तरीके से हुआ है बरही में? ये बात आप सही बोल रहे हैं। बगल में आप तिलैया डैम देखिएगा, लेकिन यहाँ चौक में भी पानी का व्यवस्था नहीं किया गया है। अगर चौक का बात कीजिएगा तो इतना पानी ग्राउंड लेवल नीचे चल गया है, 1000 फीट के नीचे में यहाँ पर पानी है और बगल में तिलैया डैम है। अगर यहाँ का विधायक ईमानदारी पूर्वक काम करे और वो भी सरकार रहते हुए अगर ये काम नहीं कर पाया तो विपक्ष में रहने पर कर पाएगा क्या? कुछ दिन पहले कह रहे थे कि टेंडर हो गया है, सब कुछ हो गया है, प्रक्रिया में है। टेंडर तो 10 साल पहले हो गया है, तब ना टंकी बन के रेडी है। अगर आज नया बात रहता तो नया टंकी ना बनता। कैंपेनिंग आप शुरू कर चुके हैं, कांग्रेस का भी कितना साथ मिल रहा है? ये भी लोगों के जहन में था कि आप नए नए आए हैं, तो किस तरीके से उनको संभालेंगे? उनके लिए क्या संदेश है, जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से मैं बोलना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व मेरे ऊपर में जिस तरह भरोसा दिखाया है, उसी तरह आप लोग भी मेरे ऊपर भरोसा दिखाइए। आप लोग का मान सम्मान को मैं कहीं टूटने नहीं दूंगा और साथ साथ यहाँ का जनता का भी मान सम्मान को मैं बचा के रखने का काम करूंगा। जैसे सर, लोग तो यही सोच रहे होंगे कि लड़ाई चल रही है विकास का, काम का, सारे लोग बोलेंगे, आप भी बोलिएगा। समझना ये है कि आप चुनाव जीत जाते हैं तो बरही के लिए क्या प्राथमिकताएं आपने रखी है कि बरही को किस तरीके से आप बदलना चाहते हैं, सींचना चाहते हैं? जो आपके पिताजी का सपना था उसे आप पूरा करना चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर किसी एक मुद्दे के बारे में बोलना चाहिएगा तो बरही विधानसभा के साथ बेईमानी होगी। अब पानी टंकी वाला तो बात हो ही गया। अगर हम बनते हैं तो सबसे पहला काम मेरा यहाँ पर पानी टंकी ही को चालू करवाना होगा, जो ये दोनों नहीं करा पाए, और एकदम करेंगे। सबसे पहला मेरा काम यही रहेगा, एकदम पहला प्राथमिकता में रहेगा। और दूसरी बात, अगर जीटी रोड से आप थोड़ा सा भी नीचे उतरिएगा तो आप देखिएगा कि गड्ढा में रोड है या रोड में गड्ढा है, कहना मुश्किल है। इस तरह का परिस्थिति यहाँ पर है। आप लोग घूम रहे होंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर पानी पीने का व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, फ्लाईओवर एक जो 5 सालों से बन रहा है आपका, उसके वजह से पूरा चौपारण परेशान। देखिए, एक चीज को तो समझना होगा कि इस क्षेत्र में कोई भी विकास का कार्य होता है तो इसमें इन्वॉल्वमेंट तमाम यहाँ के नेताओं का रहता है। और
किस तरह का इन्वॉल्वमेंट रहता है वो हम भी नहीं जानते हैं कि ये काम अभी तक क्यों रुका हुआ है। अगर मैं रहता तो वहाँ जो कंपनी है उसको दबाव दिला के जल्दी से जल्दी फ्लाईओवर कराने का काम करते हैं। मतलब आपका सीधा कहना है कि उस पर अगर दबाव सही तरीके से बनाया जाता एकदम तो काम आज के डेट में हो गया रहता वो। एकदम बाकी जगह भी तो फ्लाईओवर जीटी रोड में बन रहा है, सब जगह कंप्लीट है। केवल बरही विधानसभा में क्यों ऐसा बात है कि आए दिन आप देखिएगा फ्लाईओवर निर्माण के चलते रोड कोड़े जाने के कारण जीटी रोड में जगह जगह पर रोड का मरामत हो रहा है, जिसके चलते एक्सीडेंट होते रहता है और यहाँ के लोग लगातार एक्सीडेंट में गंभीर रूप से चोट लग जाते हैं। कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई एक्सीडेंट होने के बाद रांची हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और उसका बिल लाखों में हो जाता है। और गरीब आदमी रहता है जो वहाँ पर पेमेंट नहीं देने सकता है। हम लोग तो बहुत सारा चीज़ फेस करते हैं। यहाँ बड़ी विधानसभा के जितने गरीब गुरबे हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से गरीब हैं, उनका जो भी मामला रहता है हम लोग रांची में रिम्स में उनको अच्छे तरीके से इलाज कराने का काम करते हैं। पर्सनल सवाल होगा सर, वो अंतिम ही सवाल होगा। जैसे वो जो घटना घटी थी आपके पिताजी के साथ, जो सबसे बड़ा, आपके ऊपर भी उतना ही दुख का पहाड़ होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा दुख का पहाड़ गिरा था वो अपनी माताजी की, आपकी माताजी के ऊपर गिरा था। टिकट मिलने के बाद जब पहली बार माताजी के सामने आप आए या फिर फोन पर बात हुई, भावुक भरा पल था वो, क्या बात हुई थी, किस तरीके से? बहुत ज़्यादा भावुक वाला पल था, जिसको बता नहीं सकते हैं। इतना संघर्ष के बाद हम लोग को पार्टी हो या जनता मान सम्मान देने का काम कर रही है, तो ये भावुक का पल तो है ही है। और हम लोग जिस तरह पार्टी हो या जनता हो या यहाँ का आम पब्लिक हो, जो भरोसा हम लोग के ऊपर में जताने का काम किया, और ये भरोसा पार्टी को तब पता चला जब वो सर्वे कराए। सर्वे रिपोर्ट में सारा चीज़ में हम लोग पॉजिटिव रहे, तो ऑटोमेटिक मम्मी को बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि जिस बड़ी विधानसभा में मेरे पति खोए, उस वहाँ की जनता उनके बेटे को बुला रही है और जनता की आवाज़ में उनको टिकट मिल रहा है। तो बहुत बड़ा भावुक का पल था और इसको शब्दों में बयान करना मतलब नहीं पूरा किया जा सकता है। कुछ शब्द जो कहा हो आपकी माँ ने, जो आप शेयर करना चाहते हैं? मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा टिकट तो मिल गया है और तुम जीतोगे, हमको आशीर्वाद भी दिए और बोले कि बरी की जनता के साथ कभी धोखा मत देना, उनको आगे बढ़ाना, उनके साथ कंधे से कंधे मिलकर चलना, उनके सुख दुख में खड़ा रहना। बहुत सारा हमको संदेश दिए और मैं उनके संदेशों पर चल रहा हूँ, पिताजी के संदेशों पर चल रहा हूँ, और तभी हम यहाँ तक पहुँचने का काम किए हैं और आगे भी उन्हीं के कदमों में चलकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये आप सुन रहे थे, अरुण साहू जी थे, बरी से ये चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की टिकट पर, तमाम बातें कर रहे थे। अभी शुरुआत है, और भी मुद्दे पर बात होगी। अभी अभी कैंपेनिंग इनका शुरू हुआ है और वक्त रात्रि का है। इनसे वक्त किसी तरीके से लेकर ये इंटरव्यू कर रहे हैं। बरी का ताज, या कह लीजिए बरी किसे चुनती है, अब ये तो जनता के हाथ में होता है। मुद्दे बहुत सारे हैं, विकास के मुद्दे हो, उसमें समीकरण, जातीय समीकरण भी बरी में बहुत बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल इनके लिए जो सबसे बड़ी चीज है, ये राजनीति में जब आए हैं और टिकट इनको मिला है, तो किस तरीके से पार्टी इनका सपोर्ट, यहाँ के लोकल जो हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो किस तरीके से इनके साथ आते हैं, और जैसे इन्होंने संदेश भी दिया है और अपील भी की है। बाकी ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बरी विधानसभा की खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, मिलेंगे फिर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।